आज फिर एक नई इंडेक्स मैनेजमेंट यूएसए के नाम। आज का जो बाज़ार था वो फिर देखिएगा 2-3 दिन से जो ऊपरी लेवल पर सेलिंग हो रही थी, तो आज यूएस का इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। तो यूएस के बाज़ारों में स्पेशली S&P 500 और नेस्डेक में जिस तरीके की तेज़ी बनी हुई है उसका असर जो है इंडिया के बाज़ारों में आज देखने के लिए मिला। और पूरी एशियन मार्केट्स में आज एक रिलीफ था काफ़ी बड़ा। निफ्टी 18,700 के पार, तो 18,600 के जो कॉल राइटर के ऑप्शंस हैं और 18,700 के जो कॉल राइटर ऑप्शंस हैं वो आज बैकफुट पर आए। पुट कॉल रेशो भी नीचे की ही तरफ थी। और कुल मिलाकर 3 बजे के बाद आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, और जिसमें बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने थोड़ा सा पिकअप लिया क्योंकि जो हीरो जीरो के जो ट्रेड्स हैं वो एक्टिव होते हैं। अदरवाइज़ 18,700 के नीचे बाजार सेटल होने के लिए बिल्कुल तैयारी हो गया था। और ऊपरी लेवल पर जो तकरीबन 1:45 बजे के आसपास सेलिंग हुई थी उसके बाद जो है बाज़ार नीचे की तरफ सेटल होने वाले थे, लेकिन जो हीरो जीरो कॉल होती है वो प्ले करती हुई नज़र आई। और उसके बाद जो फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं, क्योंकि उसमें से मोस्टली शेयर्स बैंक निफ्टी में भी है, तो वहाँ से निफ्टी में एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। दिन भर 18,700 के इर्द गिर्द ही निफ्टी चलता हुआ नज़र आया। सुबह जो है एक अच्छा गैप अप मिला, उसके बाद उसको सस्टेन करता रहा। दोपहर में उस सस्टेनेबिलिटी पे डाउट हुआ और तकरीबन 1 घंटे के आसपास बाज़ार में काफ़ी वीकनेस बन गई थी। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो पुल बैक आया उसकी बदौलत 18,700 के ऊपर बाज़ार बंद हो पाया। कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन अगर आज से 3 कैंडल पहले आप गौर फरमाएंगे तो सिमिलर कैंडल आप पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद आपने एक फॉलोअप सेलिंग देखी थी। अभी हमें लग रहा है कि बाज़ार वहीं कंसोलिडेशन या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी दौर में जो है रहने वाला अभी हमें लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको एक ओपनिंग ठीक मिले, कल भी 20-30-40 पॉइंट का जो है आपको अपसाइड मिले, और उसके बाद फिर दिन भर वहीं पर चलता रहे। और ये हो सकता है कि कल एक पुट राइटिंग हो अच्छी खासी, और जिसका पुट राइटर को फिट रैप शायद थर्सडे के दिन मिले। रिलायंस, ITC, ICICI बैंक, टाइटन, इन्फोसिस। देखिएगा IT पैक के अंदर ये मेरा देखिएगा मैंने आपके साथ शायद 4-5 दिन पहले ही चर्चा की थी। बाजार बेशक से ऊपर है, लेकिन एक सेक्टर जहां पर हमें लग रहा है कि वो सेक्टर अभी भी काफ़ी रिलायबल सेक्टर है। बेशक से इंटरनेशनली वो बीटन डाउन है, इंडिया में सब लोग बोल रहे हैं कि IT का जो है उसमें चैलेंज हो सकते हैं US में स्लो डाउन की वजह से। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो, या जो बाकी लार्ज कैप टेक महिंद्रा और इवन विप्रो, शायद इनमें डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है और आपको 1-2 दिन से देखने के लिए भी मिल रहा है। रिलायंस आज 2500 के ऊपर चढ़ाई कर गया, तो रिलायंस ने एक सबसे खास बात बाजार के अंदर एक स्ट्रेंथ दी, तो क्योंकि 25 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन वहीं से आ रहा था, फिर उसका एक जो है फॉलोअप आपको ITC में और ICICI बैंक में भी देखने के लिए मिला। वहीं पर अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी कमज़ोर थे। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी काफ़ी कमजोरी दिखा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और HCL टेक जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या बता दिए, ऊपर खुलते हो लेकिन एडवांस वाले शेयर शाम तक नीचे आ जाते हैं। नीचे जो शेयर्स होते हैं उनकी संख्या शाम तक बढ़ के आ रही है। हालांकि कल ये डेटा थोड़ा सा ठीक था। ये डेटा जो है एक तरीके से ये बता रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब मोस्टली जो ट्रेडर कम इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में अब सवाल चल रहा है, जो हमारे पास अब सवाल आ रहे हैं कि सर अब तो देखिएगा जो स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स थे उनमें अच्छा प्रॉफिट आ गया, हमने पार्शली प्रॉफिट भी बुक कर लिया, अब इस पैसे का करें क्या। तो देखिएगा ये सबसे बड़ी विडंबना है इस बाज़ार की कि जब तक शेयर नहीं चल रहे थे तो शेयर नहीं चल रहे, शेयर चल दिए तो प्रॉफिट लें या ना लें, प्रॉफिट ले लिया, पैसा आ गया। अब समस्या ये इस पैसे को दोबारा से इसी लेवल पे इन्वेस्ट कर दोगे तो यार आएगा क्या, क्योंकि जब बाज़ार में करेक्शन आएगी तो राम गिरे, शाम गिरे, मोहन गिरे, तो मोर और लेस बाज़ार का एक पर्टिकुलर लेवल है, आप प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद इसी लेवल पर दूसरे शेयर्स में लगा देंगे। तो बाज़ार की जब करेक्शन होगी तो आपको माल खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए वो तो ऑलरेडी आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस समय पर जो है एक जिनके पास भी मतलब पोर्टफोलियो बुकिंग है
कैश इन हैंड, उनको या तो कैश इन हैंड रखना चाहिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट में रखे जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे, और लिक्विड फॉर्म में जब ज़रूरत हो तब इन्वेस्टमेंट में जब लोअर लेवल्स मिले तो वहाँ पर उन्हीं शेयर्स में बेशक से, जिन शेयर्स में आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि जो शेयर्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं इनका मतलब उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो पुल बैक कर रहे हैं, और वही शेयर्स आपको 5, 10, 12-15% की करेक्शन दें तो उन्हीं के अंदर आप जो दोबारा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप इसलिए भी होगा क्योंकि उन शेयर्स के साथ आप बने हुए हो जहाँ पे आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो वहाँ के फाइनेंशियल्स पर भी आप बखूबी जो है नज़र रख रहे हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स हैं, उनमें भी रनअप आ रहा है, लेकिन जो स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स हैं वो हो सकता है कि अगली रैली में चले ना चले। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सिप्ला, टाइटन कंपनी, आईटीसी, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डीवीज लैब, टाटा स्टील और बजाज फिंसर, ये सब तेजी में थे। आप देखिएगा, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल से पहले भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। मुझे देखिएगा लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में एक सेक्टर बड़ा पसंद आ रहा है। वो सेक्टर कौन सा है? वो थोड़ा सा हट के है, लेकिन उसमें आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवी की स्टोरी होगी तो ईवी में बहुत अच्छा प्ले होगा, देखिएगा वो एक जग जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो वेदर है, जिस तरीके से चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो फसलें हैं वो उनकी साइकिल भी बदल रही है। तो जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो भी कम हो रही है, और जो लैंड यूजेबल है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस उसमें भी कमी हो रही है। और फूड की जो प्रोसेसिंग है वो वाला बिजनेस, जो फूड सीधा डायरेक्टली फूड वाला बिजनेस है, या फूड के जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ये आने वाले 4 से 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब जैसे एल नीनो की बात हो रही है तो उसमें भी होगा, तो देखिएगा फूड की जो आइटम्स हैं, जो एग्रो प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का लॉन्गर टाइम फ्रेम है, तो अगर 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा। और रीज़न ये है कि देखिए खाना सबको चाहिए, प्रोडक्टिविटी घट रही है, और चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी तो देखिएगा सॉफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या जिस तरीके से वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एग्रो वाला जो स्पेस है उसमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो या लैंड की फसल उगाने से संबंधित जो कंपनियां वो अच्छा कर सकती हैं। फिर जो फसल जिनके पास है, यानी कि जो उस सेक्टर में है, जो फूड सप्लाई करती हैं, या जिनके पास एक फार्मर के साथ जो है काम करते हुए उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है। आप कहेंगे सर इससे रिलेटेड क्या शेयर्स हो सकते हैं? भाई इसमें आपके शुगर वाले शेयर हो सकते हैं, राइस वाले शेयर हो सकते हैं, वीट वाले शेयर्स हो सकते हैं, ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मिल्क वाली कंपनियां हो सकती हैं। तो क्योंकि सारी ज़रूरतों में सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो रोटी वाला जो पोर्शन है वो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, मार्जिन्स नहीं होता इन बिजनेस में, लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला बिजनेस है ये भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। क्योंकि जब अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जोग्राफिकली या हम लॉजिस्टिक बेसिस पर अगर हम कहें तो जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक सेक्टर जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा जो है आउटलुक उसका बनेगा। अब जहाँ कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी इंटरप्राइज, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट, एससीजेड, एसबीआई, ये शेयर्स कुछ कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 44,079, और यही देखिए यहीं पे घूम रहा है, पूरा एक महीना जो है बिता दिया है, यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। बट जो प्राइस एक्शन है वो बता रहा है कि भाई अब थोड़ा सा भारी हो रखा है बाजार। तो बाजार देखिएगा हल्का तभी होता है जब बड़े प्लेयर्स एक बार प्रॉफिट अपना झटका ले, अपने हाथ में ले लें, और जब बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट झटकाएंगे, लेंगे अपने हाथ में, तो फिर उसका असर ये होता है कि बाज़ार में एक 5 से 10% की करेक्शन आती है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी यूएस के बाज़ारों ने भी, अगर आप डाउ जोन्स को भी देखें तो कहाँ चल रहा है, 33 से 34 में घूम रहा है। जैसे अब 34,300 के आसपास आता है, उसमें रेजिस्टेंस पहले भी हमने देखा, और उसका 52 वीक हाई भी 34,700 के आसपास है। पूरा क्रिटिकल जो है
एक जोन ऐसा बन रहा है जहाँ पर की सप्लाई आएगी डाउ जोन्स में। और डाउ जोन्स का भी अगर पूरा पैटर्न देखें, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर यहाँ से डाउ जोन्स से प्रॉफिट बुकिंग आई तो एक एम टाइप का पैटर्न भी जो है डेली चार्ट के ऊपर बन सकता है। और वो ना केवल डाउ जोन्स में बनेगा, बल्कि जो मोस्टली मार्केट्स हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट देखेंगे इंडिया के भी जितने बाजार हैं, मान लीजिए चाहे निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे इवन सेंसेक्स है, तो वहाँ पर भी देखिएगा सिमिलर टाइप का जो है एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक एम टाइप का पैटर्न जो है क्रिएट हो सकता है, और उस केस के अंदर हमें लगता है 10 से 12% की करेक्शन होगी। अब लोग कहेंगे सर वो करेक्शन होएगी कब? देखिएगा वो करेक्शन तब होएगी जब अपना प्रॉफिट बुक करके दोबारा से आप शेयर्स खरीद लेंगे, यानी कि जिन शेयर्स पर आपने प्रॉफिट बुकिंग की है और उस प्रॉफिट के पैसे को आप दूसरी जगह डाइवर्ट ना करके दोबारा से इक्विटी में डाल दोगे, तो वो शायद एक लेवल होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी जो ज़्यादातर मामला है वो इंडेक्स मैनेजमेंट पे चल रहा है। अब टाइम जो है बाजार खींच रहा है, अब कितना खींचता रहेगा देखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। रीज़न ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी समझते हैं डबल इक्विटी के साथ सेम प्रॉफिट लेना और हाफ इक्विटी के साथ सेम प्रॉफिट लेना, दोनों में फ़र्क है। 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये करने में 100% पैसा बनता है, 200 से 400 करोगे तो भी 100% पैसा बनता है। तो अगर बुल्स 100 से 200 करते हैं बाजार को, तो जो कैपिटल डालते हैं उसके मुकाबले में अगर 200 से 400 करोगे तो देखिएगा कैपिटल कम से कम 3 to 5 टाइम्स चाहिए जो आपको इनिशियल कैपिटल 100 से 200 करने में लगी थी। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब बाजार ऊपरी लेवल्स पर होते हैं तो बड़े प्लेयर साइड लाइन में बैठ कर तमाशा नहीं देखते, बल्कि वो सेक्टर रोटेट करते हुए अपने प्रॉफिट्स को अपने घर ले जाते हैं। और फिर जब बाजार में करेक्शन होती है तो फिर दोबारा से जो है जितना माल पहले था उससे भी ज़्यादा माल खरीद पाते हैं उसी पैसों के अंदर। तो अभी अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक तेजी में, वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और फेडरल बैंक कमजोरी में थे। इसके बाद अगर हम आज FIs के डेटा देखें तो FIs के डेटा थोड़े मजबूत हैं। कल जहाँ पर डेटा ऐसा लग रहा था कि भाई DIs का मजबूत है, DIs ने लगातार 2 दिन के अंदर 3000 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी, तो RDIs सेलर हो गए 200 करोड़ के। वहीं पर FIIs ने आज तकरीबन 1700 करोड़ यानी कि 1677 करोड़ की बाइंग कर ली। तो डेटा मजबूत हो गया आज FIs का, कल DIs का मजबूत था। FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, 615 करोड़ की बाइंग है और 785 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस है। तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर FIIs अभी प्लस चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पुट कॉल रेशियो बताएं तो जो कल 0.6 के आसपास थी वो बढ़ती हुई 0.72 पर आ गई है। तो अभी भी देखिएगा ये बाजार के अंदर पुट कॉल रेशियो जब 1 के आसपास आती है तो पुट राइटर ट्रैप हो सकता है। तो अभी देखिएगा मुझे लग रहा है कल का भी बाजार ऐसा रहेगा जिससे कि पुट राइटर एग्रेसिवली पुट लिखे और फिर थर्सडे में वो पुट राइटर ट्रैप हो जाए। तो बाजार शायद अभी इसी स्थिति में रहेगा। कल का भी एक रेंज बाउंड ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34224 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये अब देखिएगा रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड $74 पर आ गया है। और ऑप्शन चेन में अगर आप देखें तो आज 18,600 के कॉल राइटर और 18,700 के कॉल राइटर ट्रैप हो गए और दोनों मंदी करने वाले प्लेयर्स आज बैकफुट पे थे। वहीं तेजी करने वालों में 18,700 की पुट रेटिंग काफ़ी जबरदस्त हुई है और 18,650 पर भी एक अच्छी खासी पुट रेटिंग हुई है, जहाँ पर 18,700 पे 87,000 कॉन्टैक्ट और 18,650 के ऊपर 84,000 कॉन्टैक्ट आज नए ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत समय के बाद आपने ऐसा देखा कि 44,000 की कॉल भी अनवाइंड हो गई और 44 की पुट भी अनवाइंड हो गई, लेकिन कॉल ज़्यादा अनवाइंड हुई है और पुट कम अनवाइंड हुई है और बाजार जबकि 44,000 के आसपास ही घूमता रहा। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लगता है यार ऑप्शंस के प्रीमियम अभी थोड़े से कम है, तो क्यों ना अपनी पोजीशंस को यहाँ पर स्क्वीज़ कर लिया जाए या छोटा कर लिया जाए। तो आज ऐसा ही देखने के लिए मिला। और जो 44,000 के जो कॉल राइटर थे वो शिफ्टिंग भी ऊपर की तरफ नहीं हुई, यानी कि जिन्होंने 44,000 के ऊपर अनवाइंडिंग की है उनकी राइटिंग कहीं नहीं हुई है, जबकि 44,000 की पुट में जो अनवाइंडिंग हुई है वो आपको 44,100 पे राइटिंग हुई मिलती है। तो कॉल राइटर आज बैकफुट पे थे, पुट राइटर फिर एग्रेसिव हो गए, 44,000 से पोजीशन अनवाइंड करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया, यानी कि थोड़ी और मजबूती कर ली। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिला? हमें सीखने के लिए मिला कि अभी इंतज़ार करिए, बाज़ार में करेक्शन
आने से पहले बाजार क्या कह रहा है कि भाई जिसने भी मंदी कर रखी है अपनी मंदी काट लो, कवर करो, या मंदी के सामने पुट बेच दो, फिर पुट को हम ट्रैप करेंगे। जो लोग पुट बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं उनको कह रहे हैं भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा पुट बेचो, क्योंकि एक ही बार जो है हमारा बाज़ार वापस आएगा। तो जितनी भी पुट बेचकर आपने अब तक पैसे कमाए हैं महीने 2 महीने में, तो पुट राइटर एक ही बार में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ार जब गिरता है तो बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। तो यहाँ पर मैं तो देखिएगा आज एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिनके पास भी प्रॉफिट है और प्रॉफिट को एक बार ले लो। देखो मैंने तो सिमिलरली मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे लगता है और जो मैंने किया भी है। प्रॉफिट साइड में काटो और ऐसे अकाउंट में शिफ्ट कर दो जिसकी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर असेस ना हो। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से में अगर पैसा रहेगा तो कुछ ना कुछ सौदा से हो ही जाएगा गलत। तो ऐसी जगह शिफ्ट करो कि जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करने में आपको थोड़ी मेहनत लगे, या ऐसे अकाउंट में शिफ्ट करो जो ट्रेडिंग अकाउंट से आपके साथ कनेक्ट नहीं है जो अकाउंट नंबर। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग प्रॉफिट काट रहे हैं वो 2-4 दिन मान लो बाजार नहीं गिरता तो उनको बेचैनी हो जाती है कि अब क्या ले, तो वो उसी पैसे को दोबारा से उसी लेवल पे किसी दूसरे शेयर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो होता कुछ नहीं है, एक शेयर से निकले, राम से निकले शाम में पहुँच गए, शाम से निकले मोहन में पहुँच गए। लेकिन बात ये होती है कि लेवल वही थे। तो जब बाज़ार में करेक्शन होती है तो मोरलेस जो मोस्टली जो शेयर्स हैं वो सेम पेस के साथ भी करेक्ट होते हैं। तो आपने जो भी प्रॉफिट बुकिंग की, जब तक वो पैसा आप घर नहीं लेके गए तब तक वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। अगर आपने उसी लेवल के ऊपर बाज़ार के अंदर दूसरे शेयर में शिफ्ट कर दिया और फिर करेक्शन में दोनों शेयर्स सेम पेस के साथ गिरे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने राम को बेच के शाम तो ले लिया लेकिन शाम भी उतना ही गिरा जितना राम गिरा था। तो अल्टीमेटली करेक्शन में राम और शाम जब बराबर गिरेंगे तो आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं आएगा, बल्कि सरकार ने आपसे जो है टैक्स ले लिए, और जो इनकम टैक्स भी है और साथ में जो ड्यूटीज़ हैं वो दोनों साइड की लग गई आपकी। तो मुझे यह लगता है कि परिस्थिति ये है अभी पोजिशनल ट्रेडर की, कि पोजिशनल ट्रेडर्स अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं और प्रॉफिट ले भी रहे हैं। और बहुत लोगों से तो देखिए कि प्रॉफिट कटता भी नहीं है, और जो ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये प्रॉफिट ले लिया तो उसका करें क्या। भाई इसको लिक्विड फंड में रख लो, थोड़ी शॉर्ट टर्म्स की इन्वेस्टमेंट कर लो, और जब बाज़ार में आपके मन मुताबिक भाव लगे तो वहाँ से फिर दोबारा से इक्विटी में शिफ्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति काफ़ी बेहतर है। और अभी तो देखिएगा 7% और 8% के बीच में बैंक एफडीज़ के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी एक अट्रैक्टिव रिटर्न्स है, जबकि इक्विटी मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12 से 15% के बीच में रहती हैं। तो उन सबको अगर आप देखें तो अभी जो डेट मार्केट है उसमें भी अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है। लेकिन फिर भी 1 या 2 क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ पर आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर नीचे की तरफ आएंगे, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।